पहली बार मैंने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से कैग का जिक्र करके एक तरीके से वो बता रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। ये नुमाइश जो हुई उनके घर की, ये जो वीडियो बनाए गए, उनको पब्लिसाइज किया गया, क्या आपको कोई खबर है कि किसी इनसाइडर का काम था? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय हर एक चीज पर, हर एक फाइल पर रोक लगा रहा था, उसने इस मुख्यमंत्री निवास के बनने के लिए जितनी फाइलें मूव हुई उस पर रोक क्यों नहीं लगाई। मैं ये बात डंके की चोट पर कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जितना खुद हारे हैं उससे ज्यादा रोल इस बात का है कि उनको हराया गया है। अगर ये अलायंस हो गया होता तो बहुत मुश्किल था आम आदमी पार्टी को हरा पाना। 600 लोगों को बाहर, दिल्ली के बाहर से बुलाया गया था और ये हर झुग्गी झोपड़ी में जाके वहां बैठे हुए थे, लोगों को टेरराइज कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, लोगों को ये भी इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपने कि क्या किसी जो केंद्र के अंदर जो सरकार है, क्या उसको इतनी इजाजत मिलनी चाहिए कि विपक्ष की तमाम सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे चुनाव जीतने के समय। वो एक राजनेता के तौर पर उनकी वापसी हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली चुनाव का जो भूकंप आया उसके झटके अभी महसूस किए जा रहे हैं और शायद इसके विश्लेषण में हमें कुछ हफ्ते और गुजारने पड़ेंगे। दिल्ली चुनाव को समझने के लिए कि आम आदमी पार्टी का हार जाना और बीजेपी का 27 साल बाद दिल्ली में वापस आना और वापसी के साथ ही जिस तरह का एक भगवा एजेंडा नजर आ रहा है, देश की राजधानी दिल्ली है, इसको किस तरह से समझें कि आने वाले दिनों में इसको किस तरह से देखा जाएगा। लेकिन आज मैं बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। एक नई पार्टी, एक आंदोलन से निकल कर आई पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसने जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो राजनीतिक दल थे उनकी राजनीति को चुनौती दी और आम आदमी को राजनीति में एक नई उम्मीद दिखाई। दिल्ली से आम आदमी पार्टी का चला जाना, चाहे 5 साल के लिए चला जाना, उसे किस तरह से देखेंगे। और शायद इस टॉपिक के लिए मैं इससे बेहतर मेहमान के बारे में नहीं सोच सकती थी। मेरे साथ इस वक्त आशुतोष मौजूद है। आशुतोष एक जमाने में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे, उससे पहले पत्रकार थे और फिर से अब पत्रकार हैं। कहा जाता है वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, और शायद आशुतोष ने इस बात को करके दिखाया। लेकिन एक तरह से आम आदमी पार्टी से जुड़े होने की वजह से वो एक इनसाइडर भी हैं, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी से वो बाहर आए इसलिए एक तरह के आउटसाइडर भी हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नजर से मैं इस हार को देखना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, चर्चा में भाग लेने के लिए और हमें समय देने के लिए। सबसे पहले अगर आपसे मैं आपके शुरुआती जो विचार हैं वो ये जानने की कोशिश करूं कि जब आपने ये सुना कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनावों में हार गई है, उनके इंटरनल सर्वे के बारे में मैं उनके नेताओं से, उनके समर्थकों से बातचीत कर रही थी जिसमें वो सीटें कम ला रहे थे लेकिन जीत रहे थे, कि आप किस तरफ थे? आपको ये हार दिख रही थी? बहुत बहुत शुक्रिया आरफा। देखिए, जो जहां तक आम आदमी पार्टी को लेकर है, मुझे लगता है कि जब वो जेल से छूटे, अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूटे तो उन्होंने जो दो बड़े कदम उठाए थे, बल्कि तीन बड़े कदम उठाए थे। एक तो उन्होंने फौरन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, दूसरा उन्होंने मुख्यमंत्री का निवास छोड़ दिया था जिसको शीश महल कहते हैं, और तीसरा उसके बाद से वो लगातार जनता के बीच में जा रहे थे। तो जो दो सबसे बड़े फैसले थे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना और मुख्यमंत्री का निवास छोड़ना, उससे मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि दरअसल अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा फैसला तभी करते हैं जब कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना या आशंका होती है। और मुझे तब फिर मैंने पता करने की कोशिश की तो उस वक्त मेरी जानकारी में आया कि दरअसल उन दिनों जो सर्वे कराया गया था सितंबर के महीने में या बल्कि क्या अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि आम आदमी पार्टी की जो 22 सीटें आई शायद उतनी सीटें भी उस वक्त नहीं आती। तो इतने बड़े फैसले के पीछे के दो बड़े कारण थे। एक तो बड़ा कारण ये था कि अरविंद को ये लग गया था कि उनकी अपनी छवि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने जेल में रह के सरकार चलाने की बात की थी उसकी वजह से भी उनकी छवि को नुकसान हुआ है। और जिस तरीके से क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री के निवास को भारतीय जनता पार्टी ने और मीडिया ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, उससे भी उनकी छवि थोड़ी चटकी है। तो और उससे उनको ये लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद उनकी छवि को अगर नुकसान पहुंच रहा है या उनकी इमेज को धक्का लग रहा है तो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि दरअसल वो कुर्सी से चिपकना नहीं चाहते और जेल से सरकार चलाने वाली जो बात थी वो दरअसल ये सबको संदेश देने की बात थी कि मोदी सरकार इस तरीके से किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर जेल में डालेगी तो फिर कहीं कोई मुख्यमंत्री बचेगा नहीं विपक्ष का। दूसरा जो, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल इंडिफेंसिबल थी,
जो उनके कैडर को भी समझ में नहीं आ रही थी कि मुख्यमंत्री के निवास पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी, जब मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने कहा था 2 कमरे के फ्लैट पर रहना चाहिए। तो जो उनके नैतिक आभा जो डूबती हुई दिखाई पड़ रही थी, शीशा जो चटकता हुआ दिखाई पड़ रहा था, उसको रीगेन करने की कोशिश की थी। और तब मुझे कई लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया था कि अगर वो इतना बड़ा कदम नहीं लेते, मास कांटेक्ट प्रोग्राम में नहीं जाते, लोगों से नहीं मिलते, तो शायद आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत खराब होती। लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली उन्होंने ग्राउंड गेन किया। बल्कि मैं ये कहूं कि जनवरी 20 तक आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी। लगातार वो सर्वेस कर रहे थे और इन सर्वे में ये बात स्पष्ट होकर आ रही थी कि कम से कम 40 सीटें तो आम आदमी पार्टी आसानी से निकाल लेगी। बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 42 सीटें भी आसानी से निकाल लेगी। कुछ सीटें थी, जैसे 17-18 सीटें थी, उनका अंदाजा ये था कि वो बीजेपी के पास जा सकती है। 5-6 सीटें ऐसी थी जिनके बारे में उन्हें अंदाजा था कि ये टफ हो सकती है और इट कैन गो आइदर वे, या तो बीजेपी के पास चली जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी के पास चली जाए। लेकिन वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए थे 20 जनवरी तक की उन्होंने काफी ग्राउंड रीगेन कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की नैतिक आभा काफी हद तक वापस लौट आई है और वो अब सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन 20 जनवरी के बाद कुछ ऐसा हुआ, या ये कहे कि बहुत सारे मतदाताओं ने अपने मन को बदला। और बदलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यही था कि सरकार की तरफ से जबरदस्त तरीके से प्रेशर पड़ रहा था, पैसे खूब जम के दिए गए थे, इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें मूंदे हुए था। उसके बाद से करीब 2-3% इनके वोट शेयर में गिरावट आई। तो मैं आती हूँ इस रीगेन वक्त की जा मैं रही है। मैं आती हूँ बिल्कुल। आपने ये जो शुरुआती अपने विचार रखे हैं, इससे बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं आपके एक जवाब से, जिन पर सिलसिलेवार तरीके से मैं आऊंगी। और इससे पहले कि मैं आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में चर्चा करूं, और मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो एक चुनाव में किसी को राइट ऑफ कर देते हैं कि इनकी जमीन हमेशा के लिए खत्म हो गई है। एक पार्टी जो 12 साल से सत्ता में थी, एक तरह की थकान, एक तरह की फटीग तो मिलती है, लेकिन इसके अलावा मैं एक हमदर्दाना तरीके से भी आम आदमी पार्टी के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। मुझे नहीं पता आप इसको कितना समर्थन करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो ये देख रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जो हर तरह से प्रोपेगेंडा करके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बहुत दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, नैतिक आभा। उसी नैतिक आभा को तोड़ने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन पिछली बार ये काम नहीं हुआ, इस बार ये काम आ गया। मैं जब अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, तो मैंने आम आदमी पार्टी के एक मंत्री से बात कर रही थी। उन्होंने कहा ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि लोग हमें, पहली बात तो जो हमारा एंटी इनकम्बेंसी जो हमें नुकसान पहुंच सकता था सत्ता विरोधी भावनाओं का, वो नहीं पहुंचेगा, और दूसरे हमें हमदर्दी मिलेगी आम लोगों की। अब मुझे ये बताइए, इससे पहले कि मैं आऊं सीट वाइज आपसे चर्चा करूं, कि क्या आप ये नहीं समझते कि इतने बड़े सिस्टम से लड़ना नामुमकिन था आम आदमी पार्टी के लिए? उनके अंदर 50 खामियां हो सकती हैं, लेकिन उनके आम आदमी पार्टी ना सही तो खास आदमी पार्टी होती, बुरा आदमी पार्टी होती, कोई भी पार्टी होती, क्या आपको लगता है वो चुनाव जीत जाती इतने बड़े महकमे के सामने? देखिए अरफा, जो आपने बात कही है ये काफी हद तक सही है। और इस पर एक गंभीर चर्चा भी इस देश के अंदर होनी चाहिए कि क्या किसी जो केंद्र के अंदर जो सरकार है, क्या उसको इतनी इजाजत मिलनी चाहिए कि विपक्ष की तमाम सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, चुनाव जीतने के समय जो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करे। इवन कि नई दिल्ली के अंदर अगर आपने देखा होगा किस तरीके से परवेश वर्मा ने खुलेआम पैसे बांटे, और इसके कैमरे पर प्रूफ भी मौजूद थे। जूते बांट रहे थे, नौकरियां बांट रहे थे। इसके अलावा मेरे पास जानकारी ये भी है कि करीब 500-600 लोगों को बाहर, दिल्ली के बाहर से बुलाया गया था, और ये हर झुग्गी झोपड़ी में जाके वहां बैठे हुए थे, लोगों को टेरराइज कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, लोगों को ये भी इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो आपके साथ दिक्कत पैदा होगी। तो ये एक बड़ी समस्या थी। साथ साथ उन्होंने जो वोटर लिस्ट था, उस वोटर लिस्ट को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिसको आम आदमी पार्टी ने टाइमली उस पर इंटरवीन करके उस पर काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन पुलिस की मदद, इलेक्शन कमीशन की मदद, तो हैरानी की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको करना चाहिए था, वो चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उल्टे जब आतिशी ने कंप्लेन किया बिधूड़ी के खिलाफ, तो उनके ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो इस तरीके की भी खबरें थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक बात कहता हूं कि जैसे पुराने जमाने में जिस तरीके से राजे महाराजे जंगलों में जाते थे और फिर वो किसी जानवर का शिकार करते थे, मेरा मानना यह है कि इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि
घेर कर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आखेट किया गया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं ये बात डंके की चोट पर कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जितना खुद हारे हैं उससे ज्यादा रोल इस बात का है कि उनको हराया गया है। लेकिन यहां पे मेरा एक कैवियट है। कैवियट इस बात को लेकर यह है कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मॉरल, उनकी नैतिक आभा थी, जिसे मैं कहता हूं कैपिटल, मॉरल कैपिटल थी। जैसे जैसे उस मॉरल कैपिटल में कमी आती गई वैसे वैसे वो वल्नरेबल होते गए। मैंने 2015 का भी चुनाव देखा। उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी में था और दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट था। उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई। पानी के सवाल पे बहुत कोशिश की गई। 2020 में भी बहुत सारी कोशिश की गई, बट आम आदमी पार्टी कुड विदस्टैंड दैट प्रेशर, क्योंकि काडर उनके साथ था, वॉलंटियर्स उनके साथ थे और अरविंद की खुद की नैतिक आभा बहुत पावरफुल थी। वो फिनोमिनली पॉपुलर थे। झाड़ू लोग जहां जाते थे लोग कहते थे कि इस बार तो चलेगी झाड़ू, इस बार चलेगी झाड़ू। झाड़ू जो सिंबल था उसकी जबरदस्त लोकप्रियता थी। और यहाँ नहीं, मैं तो उड़ीसा में गया था, केरला में गया था, वहां भी मैंने देखा था लोग अरविंद केजरीवाल को नाम जाने न जाने लेकिन झाड़ू जरूर जानते थे। आम आदमी पार्टी का झंडा पहचाने, झाड़ू जरूर जानते थे। तो जब नैतिक आभा उनकी कमजोर हुई तब वो पॉइंट था जब बीजेपी ने उन पर स्ट्राइक किया। और पिछले 2-3 सालों से, बल्कि मैं कहूं जिस दिन से विनय कुमार सक्सेना को यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, उसके बाद सिस्टमेटिकली दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से पंगु कर दिया गया। दिल्ली की सरकार के सारे कामकाज को रोक दिया गया। सड़क बनाने का काम रुक गया, सीवर का काम रुक गया, पानी का काम रुक गया। और जाहिर सी बात है, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सड़क बना पा रहे हैं या क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो इन सब चीजों का नुकसान उनको हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री के निवास को इतने लैविश तरीके से महल में अगर नहीं कन्वर्ट किया होता, तब भी अरविंद केजरीवाल को हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि जो दो तस्वीर थी, एक वो तस्वीर थी जो हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी था, दूसरा वो शख्स जो महल में रहता था। तो ये जो दो डिस्कनेक्ट था, इसने उनके मिडिल क्लास के एक बहुत बड़े तबके को उनको निराश किया। लोअर क्लास में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मिडिल क्लास में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और सीएसडीएस का जो अभी का सर्वे है वो इस बात की तस्दीक भी करता है कि चाहे वो मुस्लिम तबका हो, चाहे वो दलित तबका हो, चाहे मिडिल क्लास में हो, चाहे महिलाएं हैं, सब में कम से कम 10 से 15% वोटों की कमी साफ दिखाई पड़ी। जिस मुसलमान ने पिछली बार 83% वोट दिया था, इस बार वो 65% या 63% के आसपास उसमें ड्रॉप दिखाई पड़ रहा। पिछली बार सीएसडीएस सर्वे के साथ 69% दलितों ने उनको वोट दिया था, इस बार वो गिर के तकरीबन 60 या 10% की गिरावट उसमें दिखाई पड़ रही। महिलाओं वोट में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 25% का गैप था, इस बार वो गैप 10% का हो गया। तो ओवरऑल ड्रॉप था। तो इसलिए मैं कहता हूं दोनों चीजें हुई। हालांकि फिर भी मैं कहता हूं कि जैसे राजे महाराजाओं ने घेर कर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आखेट करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे, क्योंकि खुद उनकी अपनी गलतियां उनके आड़े आ गई। जी हाँ, तो एक तो बात ये रही कि जो लिकर स्कैम था उसको लेकर भी काफी जाहिर है मेरे और आपके पास किसी के पास भी सुपर पावर नहीं है कि हम ये जान पाए कि वाकई वो स्कैम था या वाकई इनके नेताओं को फंसाया गया। लेकिन ये जरूर उन लोगों के मन में कम से कम शंका पैदा हुई जो बहुत कमिटेड वोटर नहीं था आम आदमी पार्टी का, कि वाकई पहली बात तो शराब, आप ये सोचिए कि मॉरलिस्टिक हमारा पूरा समाज है, नैतिकता की जो पूरी जमीन है उस पर खड़ा रहता है, शराब जैसी चीज, उसके अलावा शराब के ठेके और वो भी गलत तरीके से बांटे गए और उसमें पैसे लिए गए, तमाम तरह के झूठे या सच्चे जैसे भी आरोप लगे हों। जैसे मैंने कहा मेरे और आपके पास दोनों के पास सुपर पावर नहीं है, तो क्या ये भी एक वजह रही कि उनके मंत्री जेल में गए, कई और महत्वपूर्ण लोग जेल में गए, खुद मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बल्कि मैं क्यूरियस भी थी कि कैसे मान लेते हैं कि उन्होंने अच्छा घर बनाया अपना। हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा ये खित्ता है दक्षिण एशिया का, यहाँ जब पावर मिलती है तो नेता बहुत कमोबेश एक जैसे हो जाते हैं। और ये तो उन्होंने दिल्ली में एक घर बनाया, हम तो जानते हैं कि लोगों के महल हैं, किले हैं और क्या क्या बने हुए हैं। तो ये नुमाइश जो हुई उनके घर की, ये जो वीडियो बनाए गए, उनको पब्लिसाइज किया गया, क्या आपको कोई खबर है कि किसी इंसाइडर का काम था? क्योंकि किसने ये एक्सेस दिया कि उनके एक एक इंच, एक एक कोने का वीडियो बनाया गया है उनके पूरे घर का? मेरी नजर में तो मैं किसी बीजेपी के ऐसे मंत्री को नहीं जानती जिसके घर का पूरा वीडियो मैंने देखा हो, उसकी तस्वीरें भी अंदर की मैंने देखी हो। देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात की हैरानी हुई कि अरविंद केजरीवाल खुद इस बात के लिए क्यों तैयार हुए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त सेक्रेटेरिएट है वो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं है, जबकि मैं उसमें जब गया था तो बहुत ही सामान्य सा था।
तो मैं खुद इस बात को लेकर बहुत हैरान था और मैं इस बात को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि जिस शख्स ने ये कहा था कि 2 कमरे के फ्लैट में रहना चाहिए, वो शख्स इस बात के लिए कैसे तैयार हो गया और क्यों तैयार हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात को लेकर। दूसरा, देखिए, जो लोग वहां काम कर रहे थे वो सब तो गवर्नमेंट के लोग ही थे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ही लोग थे। तो उसमें से किसी एक आदमी का सारी तस्वीर खींच लेना बहुत आसान काम। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की इनर कोठरी में कोई ऐसा था जिसने उनके साथ सबटाज किया या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके से काम किया। लेकिन अधिकारी जो लोग बना रहे थे, जो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में के जिम्मेदार थे, उसमें से किसी का ये काम हो सकता है। तीसरी बात जिसपे सबसे चौंकाने वाली बात हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं घेर कर अरविंद केजरीवाल का आखिर किया गया, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय हर एक चीज पर, हर एक फाइल पर रोक लगा रहा था, उसने इस मुख्यमंत्री निवास के बनने के लिए जितनी फाइलें मूव हुई, उस पर रोक क्यों नहीं लगाई। इसका मतलब यह था कि उन्होंने जानबूझकर इसको होने दिया और वो इस बात को समझ रहे थे कि जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा और जिस दिन इसकी तस्वीरें और इसके कागजात बाहर आएंगे, उस दिन अरविंद केजरीवाल को इसका नुकसान होगा। तो मेरा मानना यह है कि अरविंद को यह बात शायद नहीं समझ में आई। उनको लगा कि अरे केंद्र सरकार क्या कर लेगा मेरा। लेकिन एलजी ने एक तरीके से उनको लॉन्ग रोप दी और उनको ये सब कुछ करने दिया और बाद में वो सारे कागजात, सारे पेपर्स एक खास मीडिया हाउस को लीक किए गए, जो सरकार से अपनी प्रॉक्सिमिटी के लिए अच्छी तरीके से जाने जाते हैं, और वहां से उसका एक बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया गया। और जब वो प्रोपेगेंडा हुआ, खबरें सामने आई, तो अपने आप में बड़ी खबर थी और सबने उसको उसी तरीके से बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी उसको एक एक घर तक लेकर गई कि भाई देखो, ये तो वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे 2 कमरे के फ्लैट बनाएंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि हमें तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लोगों को जेड सिक्योरिटी क्यों चाहिए, लोगों को लाल बत्ती क्यों चाहिए। और आज देखो कैसे वो बदल गए। तो एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनको काम, इसी तरीके से लेकर इस काम के बाद आपकी बात से पूरी तरह मैं सहमत हूँ और पूरी तरीके से आपकी बात पे एक एक शब्द पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप तस्वीर एकदम बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई, फिर फिल्म को शूट किया गया और उसके निर्माता निर्देशक कौन थे उनका भी आप नाम बता रहे हैं और एक तरह से सिर्फ एक एक्टर की भूमिका में हो गए अरविंद केजरीवाल के, जो डायरेक्टर कह रहा था पीछे से बिना ये समझे हुए कि क्या षड्यंत्र था। हालांकि उसमें जो आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिना सहमत हुए नहीं रह सकती, इसके बावजूद भी कि मैं समझती हूँ कि पूरा एक सिस्टम एक नई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ था कि मैं हमदर्दाना तरीके से बात करना चाहती हूँ, उसके बाद भी आपसे बिना सहमत हुए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उन्हें इसकी नुमाइश, इसका तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। उनका सबसे बड़ा, जिसे अंग्रेजी में यूएसपी कहते हैं, सबसे बड़ा जो उनका सेलिंग पॉइंट था वो यही था कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से अलग है, ये वो नेता है जो महल नहीं बनाएगा, ये वो नेता है जो आम आदमी की तरह रहेगा। अब मैं चाहती हूँ बातचीत का थोड़ा सा रुख हम मोड़ें, सवाल मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैं जानती हूँ आपके पास भी बहुत कुछ कहने के लिए है। अब अगली बात आइए, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी से इनका अलायंस ना होना, इसको लेकर तमाम तरह की कंस्पिरेसी थियरीज सोशल मीडिया पे आ रही हैं। क्या ये कोई षड्यंत्र है, ये आम पॉलिटिक्स है कि वाकई ऐसे ही होना था? कांग्रेस पार्टी को ये कह रहे हैं कि बे ऑक्सीजन मिल गई है। अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिल गए होते तो ये तो फिलहाल नंबर्स भी अगर आप जोड़ और घटा कर लें तो आपको सीधे तौर पर पता चलता है कि अगर ये अलायंस हो गया होता तो बहुत मुश्किल था आम आदमी पार्टी को हरा पाना। तो इसमें जो कांग्रेस का रोल है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? अलायंस क्यों नहीं हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए ये फायदेमंद है लॉन्ग टर्म में? देखिए आरफा, मैं इसमें कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली आम आदमी पार्टी को ऑब्जर्व करता हूं। जिस दिन लोकसभा के चुनाव हुए उसके अगले दिन या उसके अगले से अगले दिन दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस किया था कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं होगा। यह बात बहुत छोटी सी खबर के तौर पर छपी थी, लेकिन मैंने उसको नोटिस किया था और आज तक कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति ने इसका खंडन नहीं किया, इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। तो जब आम आदमी पार्टी ने खुद कांग्रेस के साथ गठबंधन को तोड़ लिया तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले करें और एक राजनीतिक दल की तरीके से चुनाव लड़े। और ये उन्होंने किया।
दूसरी बात क्या थी कि लेकिन ये लोकल यूनिट बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी और उसने लड़ने की कोशिश भी की। नवंबर के महीने में देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पदयात्राएं भी दिल्ली के अंदर शुरू की गई, जो अमूमन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। अब ये अलग सवाल है कि दिसंबर में बीजेपी को पदयात्रा करना था, जो वो नहीं कर पाए फॉर सम रीजंस। 20 जनवरी के बाद से राहुल गांधी को दिल्ली के अंदर पदयात्रा करनी थी और उनको सघन कैंपेन करना था, लेकिन राहुल गांधी ने वो यात्राएं रोक दी, सघन कैंपेन नहीं किया। खबरें भी आई कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्लांट खबरें आई कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है। राहुल गांधी की तबीयत खराब नहीं थी, वो पूरी तरीके से फिट थे, लेकिन उनके मन में एक संदेह था कि क्या कांग्रेस पार्टी की वजह से बीजेपी अगर जीत गई तो क्या होगा। कांग्रेस ये चाहती थी कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी की सरकार बने। बाद में राहुल गांधी के ऊपर दबाव पड़ा और फिर उनको 27 जनवरी के बाद से चुनाव में उतरना पड़ा। तो ये जो पूरा खाका है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर चुनाव के बाद अगर हम देखें वोट का परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिला, कांग्रेस को 6.34% वोट मिला। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो पूरा आंकड़ा होता है 50.91 यानी 50.91% वोट शेयर, विच इज सेफ। पॉलिटिक्स अरिथमेटिक नहीं है, लेकिन 50.91% अपने आप में इज ए गुड नंबर। उधर अगर हम बीजेपी को जो वोट मिला है वो 45.56%, यानी आम आदमी पार्टी से 1.9% ज्यादा, सिर्फ 1.9% ज्यादा। सीटों में रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा रहा, 22 और 48 का फर्क है। उसमें उन्होंने एक सीट एलजेपी को दी थी और एक सीट जनता दल यूनाइटेड को दी थी। जेडीयू को मिला है 1.06% वोट शेयर और एलजेपी को मिला 0.53%। इन दोनों को मिला ले तो 47.15% वोट होता है। यानी जो एनडीए का जो वोट शेयर है और जो इंडिया गठबंधन का वोट शेयर है, उसमें 3.76% का गैप है। यानी एनडीए के वोट शेयर से 3.76% ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। अब ये फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में 3.76 अपने आप में बड़ा नंबर होता। चलिए ये मान लेते हैं कि अरिथमेटिक इस तरीके से ग्राउंड पर नहीं काम करता, अगर दोनों साथ लड़ते। केमिस्ट्री तो काम करती कम से कम। एक परसेप्शन जाता है कि देखिए एक बीजेपी के खिलाफ जो लोग एकजुट हुए हैं तो वो सारे वोटर जो शायद आम आदमी पार्टी से बहुत निराश थे, लेकिन कांग्रेस की वजह से शायद उनको दे देते, तो 50-50 की लड़ाई होती। मैं ये नहीं कहता हूं कि जीत जाती आम आदमी पार्टी या बीजेपी को इतनी सीटें मिलती। और इसमें मैं खासकर पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जिस मुस्लिम और दलित वोटर का आपने जिक्र किया, जिसने एंथुजियास्टिकली वोट दिया था आम आदमी पार्टी के लिए। मैं खुद बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मजबूरी के तहत उन्होंने वोट दिया आम आदमी पार्टी को, जो नहीं देना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने कांग्रेस को दिया वो भी पलट के इधर आ जाते और शायद एक बेहतर बात बन सकती थी। अब मुझे आगे, मैं इससे पहले कि आम आदमी पार्टी के भविष्य की तरफ आगे आऊं, मुझे बताइए, भाजपा का देश की राजधानी पर अब अधिकार हो गया उनका। 27 साल बाद उनकी ऐसी वापसी हो गई कि वो भाजपा नहीं है जो 27 साल पहले थी। ये एक तरह का एक सिविक इलेक्शन जैसा लगता है कि ये म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, लेकिन राजधानी है। मैं यहाँ बैठकर अमेरिका में देखती हूँ कि कैसे जो राजधानी दिल्ली है उस पर जाहिर है पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं, क्योंकि राजधानी में ही सारे पत्रकार बैठते हैं, सारे नेता हैं, इंडस्ट्री है, तमाम तरह की चीजें। अब मुझे ये बताइए कि भाजपा का जो एजेंडा खासकर चुनाव जीतने के बाद मिला है, मासूम जनता ने उन्हें किसी भी वजह से वोट दिया हो, उसमें हो सकता है एक हिस्सा ऐसा भी हो जिसने जो सांस्कृतिक और धार्मिक कारण है उसकी वजह से दिया हो, या मैं सीधे तौर पे कहूँ सांप्रदायिक कारणों की वजह से वोट दिया हो। लेकिन मैं ये मानने से इनकार करती हूँ कि दिल्ली की पूरी जो जनता, 45% जो जनता है, उसने सिर्फ सांप्रदायिक कारणों से वोट दिया है। ये जनता समझ रही है कि सड़क पर कूड़ा था, सड़कें नहीं बन रही थी, स्कूल काम नहीं कर रहे थे, जो मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए गए उनमें दिक्कत थी, अरविंद केजरीवाल की इमेज खराब हुई, सारी चीजों को एक साथ एक बास्केट में रख लेते हैं कि ये सारी चीजें उनके खिलाफ गई। अब ये जो बीजेपी है, ये जो सरकार बनेगी, इसको आप किस तरह से काम करते हुए देख रहे हैं? आरफा, आपके सवालों का जवाब देने के पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कांग्रेस के संदर्भ में है। मेरा जो अपना परसेप्शन था वो ये कि दिल्ली के अंदर जो माइनॉरिटीज थी, उसमें सिख और मुसलमान दोनों, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस कांग्रेस पार्टी थी। वो कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, इसलिए वो वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा। लेकिन उसमें भी कम वोट पड़ा, जितना पड़ना चाहिए उतना वोट नहीं पड़ा। ये बात आम आदमी पार्टी को समझनी पड़ेगी कि आप भले ही ओवरटली कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, लेकिन जब दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट का दंगा हुआ, जब यहाँ पे
महिलाओं का आंदोलन हुआ और तब आपकी भूमिका संदिग्ध थी। आपने नॉर्थ ईस्ट के दंगों के दौरान मुख्यमंत्री होते हुए भी, सरकार होने के बावजूद भी आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े थे। और कोरोना भी जोड़ लीजिए इसमें, आप कोरोना भी इसमें जोड़ लीजिए कि मरकज को लेकर जिस तरह का बिहेवियर था। बिल्कुल बिल्कुल। और मरकज के समय में भी जो भूमिका थी, आपने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, बल्कि कराई थी, कराने की कोशिश की थी, कराई थी, और इनके लोगों ने उस तरीके के बयान दिए थे। तो मेरा मानना यह है कि जब आप पंच परमेश्वर की भूमिका में होते हैं तब आप प्रजा में फर्क नहीं कर सकते सिर्फ वोट के लिए। राजा के लिए राजा पिता के समान होता है और वो अपने बच्चों में फर्क नहीं कर सकता, भले ही उससे आपको नुकसान हो जाए। लेकिन उस वक्त आप उनके साथ नहीं खड़े थे और ये बहुत चिंता की बात है। यह आम आदमी पार्टी की राजनीति का सबसे, जिसे कहते हैं, लोवेस्ट पॉइंट है। मुख्यमंत्री निवास के अलावा ये लोवेस्ट पॉइंट था और इसको लेकर लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। खैर, अब ये अलग तरीके का प्रश्न है। दूसरा, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को भी समझनी चाहिए कि दुनिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, कि अभी नतीजे आए नहीं। मैं भाजपा पे आना चाहती हूँ, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। आशुतोष जी, भाजपा की कैसी सरकार देख रहे हैं अब आप? देखिए, भाजपा की जो सरकार है, मुझे इसमें कोई ये कहने में दिक्कत नहीं है कि इसका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से प्रभावित है और वो खुद उस सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा है, जाने अनजाने। उसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अपर कास्ट का है, जिसको बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और उससे वो अपने आप को जोड़कर देखता है। लेकिन ये कहना कि सारे हिंदू उनके साथ, ऐसा नहीं है। दलित आज की तारीख में उनके साथ उस मजबूती के साथ नहीं है। ओबीसी का भी वोट शेयर 50-50 बटा हुआ है, लेकिन अपर कास्ट पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि एक बार बीजेपी जहां सत्ता में आ जाती है उसके बाद से उसको हिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप देखिए, हरियाणा में बीजेपी का कोई वजूद नहीं था 2014 के पहले, लेकिन लगातार तीसरी बार वो सरकार बना। पिछली बार जब कहा जा रहा तो हार के, फिर भी नहीं हारे। गोवा में, जो पूरी तरीके से एक सेकुलर स्टेट है अपने आप में, जहां पे माइनॉरिटीज बड़ी संख्या में, वहां भी लगातार तीसरी बार सरकार में है। मध्य प्रदेश में तो पिछले 20 सालों से सरकार में, गुजरात में। तो ये बात विपक्ष को समझनी चाहिए कि बीजेपी अगर दिल्ली में आई है और अगले 5 साल बाद हट जाएगी, मैं इस थियरी से यकीन नहीं रखता हूं। यहां भी उसी तरीके से सारे कामकाज होंगे जैसे उत्तराखंड में हो रहे हैं, कि आपने लिव इन पार्टनर्स के साथ जिस तरीके से करने की कोशिश की, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरीके से लाने की कोशिश की है, माइनॉरिटीज के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश लगातार वहां की जा रही है, उनके बाइकआउट की बात की जा रही है, वो सारी चीजें दिल्ली के अंदर होंगी। हाँ, एक फर्क जरूर है कि दिल्ली पर चूंकि ग्लोबल मीडिया की नजर ज्यादा होती, उत्तराखंड में कम होती है, तो शायद उतने खुलकर ना हो। लेकिन यह कहना कि वह अपनी विचारधारा को जनता के बीच में ले जाके उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये मैं नहीं मानता। वो करेंगे पूरी कोशिश, दबे छुपे अंदाज में करेंगे, उतना ब्रेजन तरीके से नहीं करेंगे। मुझे अफसोस हुआ कि आपने इसका सवाल का जवाब इस तरह से दिया। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप ये कहेंगे कि नहीं, दिल्ली की बीजेपी अलग होगी, ये तो राष्ट्रीय राजधानी है, नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को, वो नहीं चाहेंगे कि ये इमेज बाहर जाए। मैं उम्मीद कर रही थी एक दिल में एक तरह से कि आप ऐसा कुछ कहेंगे, लेकिन खैर, मैं नाउमीदी हुई आपका जवाब सुनकर। आरफा, एक छोटा सा मैं आपको जवाब दे दूं कि पटपड़गंज के जिसका जो कैंडिडेट जीता है, उसके पैर नरेंद्र मोदी ने छुए थे। वो तस्वीर सब जगह वायरल हुई थी और वो उस आदमी का अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे मोहल्लों में जाके, बाजारों में जाके, वो मुस्लिम जो कियोस्क लगाने वाले लोग हैं उन पर किस तरीके से टेरराइज करने की कोशिश कर रहा है। मैंने देखा था, मैंने वो वीडियो देखा था। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, संक्षेप में। सवाल बहुत भारी है, वो ये कि क्या आम आदमी पार्टी इस हार को सह पाएगी, उसकी अपनी जमीन बचा पाएगी, या आम आदमी पार्टी तितर बितर हो जाएगी? एक से एक नेता का नाम नहीं लूंगी मैं, बट बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत एम्बिशियस नेता हैं, अरविंद केजरीवाल के जूते में अपना पैर रखने को तैयार हैं। तमाम तरह से हर आदमी समझता है कि अगला मुख्यमंत्री वही होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। कैसे अब आगे क्या होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, इसका जवाब 3 स्तरों पर मैं देना चाहता हूं। एक तो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल की वापसी एक रेडिकल रिवोल्यूशनरी मसीहा के तौर पर वापस हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। वो छवि उनकी खत्म हो चुकी है, वो अतीत उनका जा चुका है। दूसरा, एक राजनेता के तौर पर आप कभी भी किसी भी नेता को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, उसकी ऑबिचुअरी नहीं लिख सकते। अरविंद केजरीवाल के अंदर फिनोमिनली टैलेंटेड पर्सन है वो, और वो एक राजनेता के तौर पर उनकी वापसी हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है। जैसे चंद्रबाबू नायडू की वापसी कई सालों के बाद हुई, जब लोगों ने पूरी तरीके से उनको राइट ऑफ कर दिया था, असेंबली के अंदर रोते हुए दिखाई पड़े थे, वो जेल भी गए थे।
वापसी उनकी हुई। तो एक राजनेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल की वापसी बिल्कुल संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तीसरा और सबसे मुश्किल जो इसका जवाब है वो ये कि अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ी लड़ाई पॉलिटिकल नहीं होगी, मॉरल नहीं होगी, लीगल बैटल होगी। उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, करीब 36-35 केसेस उनके खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से दिल्ली की जीत के बाद कैग का जिक्र किया, पहली बार मैंने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से कैग का जिक्र करके एक तरीके से वो बता रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और 6 महीने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल थे। मनीष सिसोदिया तकरीबन 1.5 साल जेल में रहे, सत्येंद्र जैन लगभग 1.5 साल जेल रहे, विजय नायर लगभग 2 साल जेल के अंदर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई लीगल बैटल है, अगर मान लीजिए कि लोअर कोर्ट से वो कन्विक्ट हो जाते हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तब पार्टी को संभालना और बचा के रखना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। लिकर स्कैम के अगर मान लो लिकर स्कैम में किसी कोर्ट ने हिम्मत भी कर दी कि उनको एक्सोनरेट कर दिया, तो और भी बहुत सारे मामले हैं। और खुद वो नहीं बल्कि उनके नंबर 2 मनीष सिसोदिया भी जेल जा चुके, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही। तो इन तीनों चीजों का लब्बो-लुबाब यही है कि एक पॉलिटिशियन के तौर पर अरविंद केजरीवाल की वापसी हो सकती है, प्रोवाइडेड वो अपने लीगल जो कानूनी लड़ाइयां हैं, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए उनके ऊपर, उसका कोई रास्ता वो निकाल पाए तो। और अगर नहीं निकाल पाएंगे तो दिक्कत पैदा होगी। उनकी पंजाब की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी। ऑलरेडी बीजेपी के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसलिए व्हाट इज टू बी जो देखने वाली बात होगी, पंजाब की यूनिट कैसे रिएक्ट करती है। अगर और पंजाब के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिल्ली से गवर्न कभी नहीं होते, वो दिल्ली के तख्त को एक अलग नजर से देखते हैं। अगर ये संदेश जाएगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या वहां वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो पंजाब की यूनिट भी डिस्टेबलाइज होगी। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आशंका कि पंजाब यूनिट में दिक्कत पैदा होगी। बीजेपी वहां कोशिश करेगी, कांग्रेस भी चाहेगी कि वहां आम आदमी पार्टी कमजोर हो, क्योंकि जमीन वहां पे कांग्रेस की ही है। इसलिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं। आई एम स्टिल नॉट रूलिंग आउट, आई एम स्टिल नॉट राइटिंग हिज ऑबिचुअरी, बट कमिंग डेज विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। और मैं जानती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि पत्थर भरा ये पूरी जमीन और पूरा रास्ता उनके लिए होने जा रहा है। रेशमी जो रास्ता था वो तो कभी नहीं रहा, कांटों का ताज ही पहना अरविंद ने, लेकिन जो ये अब रास्ता है बिना सत्ता के, लगभग बिना सत्ता के, वो बहुत मुश्किल होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम बातें हमारे साथ बांटने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।